यूपी का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ है। देखिए जरा, ये 3 लोग जिन्हें यूपी पुलिस ने पैर में गोली नहीं मारी है, एनकाउंटर में ये पूरी तरह से ढेर कर दिए गए। इनमें सतीश शामिल है। सतीश के बाद मंजीत का एनकाउंटर हुआ है। मंजीत के अलावा अरशद है। ये लोग जिनका एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। इनके पास से ये असलहे बरामद हुए एनकाउंटर में। देखिए जरा, ये बाकायदा इसमें अत्याधुनिक हथियार भी है, कुछ हथियार बनाए गए हैं, बनवाए गए, वो हथियार भी है, कट्टे तमंचे भी शामिल है। ये सारे हथियार इनके पास मौजूद थे और ये बड़े अपराधी थे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये वो गाड़ी जिस गाड़ी में सवार थे, पुलिस वाले के भी गोली लगी है इसमें। ये आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में सवार थे। इसी गाड़ी में ये गाड़ी का शीशा आपको नजर आ रहा है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में ये बदमाश ढेर हुए और बताया जा रहा है योगी जब से सत्ता में आए हैं उसके बाद से यह पहला एनकाउंटर है जिसमें 3 आरोपी ढेर किए गए। प्रयागराज में योगी सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन करा रहे हैं, लेकिन उनकी नजर पूरे यूपी की कानून व्यवस्था पर भी है। महाकुंभ से 781 किलोमीटर दूर सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ। 4 नामी बदमाश कार से यूपी बॉर्डर से हरियाणा भाग रहे थे। रोकने पर 12 पुलिस वालों की टीम पर इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। योगी की एसटीएफ अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद 40 मिनट तक अपराधी और एसटीएफ के बीच गोलियां चलती रहीं। 40 मिनट तक 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चली और ये चारों ढेर हो गए। गैंग का सरगना अरशद था, जिस पर 1 लाख का इनाम था। बदमाश अरशद पर लूट, हत्या समेत 17 केस दर्ज थे। अरशद और उसके साथी कग्गा गैंग के सदस्य थे और 10 साल पहले पश्चिमी यूपी में कग्गा गैंग का बहुत खौफ हुआ करता था और दहशत ऐसी थी कि थाने में भी ताले लगा दिए जाते थे। कग्गा गैंग के सदस्य अब यूपी से ज्यादा हरियाणा में सक्रिय थे। पुराने मामलों को लेकर यूपी पुलिस से बचते छिप रहे थे और रात 2 बजे पुलिस को चकमा देकर हरियाणा भाग रहे थे और उनके पास कारबान, पिस्तौल समेत भारी हथियार मौजूद थे। लेकिन योगी की पुलिस ने खूंखार बदमाशों को मार गिराया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डीजीपी प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं। यूपी जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारे गए बदमाशों के पास से एक ब्रेजा कार, 2 पिस्टल, 1 कार्बाइन तथा 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। अरशद मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य है। मुकीम काला पहले ही मर चुका है और इस पे 16 से ज़्यादा मुकदमे अरशद पे हैं, जिसमें से 5 हत्या के हैं और अभी जून 2024 में ये छूट कर आया है और पुनः एक्टिव होकर अपना गैंग बनाकर इस तरह की कार्रवाइयां ग्रामीण इलाकों में लगातार कर रहा था। एनकाउंटर भी हो रहा है, महाकुंभ भी हो रहा है और वक्फ पर भी योगी बड़े एक्शन की तैयारी में। जेपीसी की बैठक हुई, यह बैठक लखनऊ में हुई और इस पर ओवैसी भी गरजे वक्फ को लेकर। लेकिन यूपी सरकार ने वक्फ पर एक बड़ी तैयारी की है। उन्होंने योगी पर कहा, योगी ने पहले कहा था, आपको याद होगा, कि इंच इंच जमीन में ले लूंगा। वक्फ पर छिड़ा घमासान यूपी में दरअसल और गहरा गया। योगी के मंत्री और ओवैसी आमने सामने आ गए। योगी सरकार का दावा यह है कि वक्फ की 78% जो जमीन है वो हमारी है। लखनऊ का जो इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा, ये सरकार का है। अयोध्या का बहू बेगम मकबरा भी सरकार का है। जिन्होंने वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया वो बिल का विरोध कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि सबको साथ लेकर चला जाए, मुसलमानों के हित में योजनाएं बनाई जाएं ताकि वक्फ की संपत्ति का सदुपयोग हो सके। ओवैसी ने वक्फ को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए। कहा, वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड क्यों कह रहे हैं? सरकार और सीएम तो बदलते रहते हैं, सर्वे सरकार करती है तो माफिया कहां से आता है? ये नफरत की बुनियाद पर जायदाद खत्म करना चाहते हैं और इसलिए वक्फ का नया बिल लेकर आए हैं। वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी की लखनऊ में बैठक हुई। इसी बैठक में चर्चा के दौरान ये गर्मा गर्म बहस हुई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और योगी के मंत्री। हम जानते हैं मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल,
रिलीजियस सब है, सबने उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको रिजेक्ट किया है और सब ये कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की इस जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से यकीनन मुसलमानों के डेवलपमेंट को एक नई ऊंचाइयों पे हम ले जाएंगे। मुसलमानों का डेवलपमेंट होना चाहिए, वक्फ के माध्यम से उनको एजुकेशन में और हमको आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं वक्फ के माध्यम से और हमें मजबूत करनी चाहिए। तो मूलतः मुसलमानों के डेवलपमेंट का ये जो मसौदा तैयार हो रहा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, ये आने वाले दिनों में मुसलमानों के विकास को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा, एक नए आयाम पे ले जाएगा। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में न केवल सोचा बल्कि धरातल पे उसके लिए काम भी किया।